सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra e-learning. Friends, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, ये चैप्टर का हमारा आज लेक्चर नंबर 6 है। और आज के लेक्चर में हम टर्म्स जो सीख रहे हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखने वाले हैं, वो है एसेट्स। अब एसेट्स एक टर्म है पर उसकी अलग अलग टाइप्स बहुत से होते हैं, उसके अलग अलग से कैटेगरी में भी उसको जाना जाता है। तो उसके बारे में आज हम आज के लेक्चर में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में आज का टर्म हम पढ़ेंगे, वो है एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द एसेट? तो बिजनेस के फॉर्म में हम देखने जाए तो एसेट का मतलब होता है मिल्कत, कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हेल्पफुल रहती है। ऐसी कोई भी आइटम होती है, उस आइटम या प्रोडक्ट होती है, उसे हम एसेट कहेंगे बिजनेस के हिसाब से। जैसे भी देखो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो यहाँ पे देखो कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए हमें जरूरी होते हैं। जैसे कि कैश हो गया, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है। बिल्डिंग, जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं वो बिल्डिंग यानी कि वो ऑफिस भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है। और कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब भी एक एसेट है। उसके बारे में आगे डिटेल में हम जानेंगे। बट ये जो एसेट का पूरी तरह से मैं आपको एकदम इजीली जो मीनिंग समझाने जा रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज विच इज ऑन्ड बाय कंपनी और इंडिविजुअल्स दैट जनरेट्स मनी और इनकम इज कॉल्ड एसेट। मतलब कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज के जिस हिसाब से, मतलब जो भी ऐसी कोई प्रोडक्ट है या ऐसी कोई आइटम है, ऐसी कोई भी मान लो कि चीज़ जो है उससे हम बिजनेस करते हैं और हमें बिजनेस जो भी करते हैं वो चलाने में वो चीज़ हमें उसकी हेल्प करता है वो, और उसकी वैल्यू भी है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसे हम एसेट कहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कैश, इन्वेंट्री, मशीन, बिल्डिंग, कॉपीराइट, ये सारे रिसोर्सेज है। ये कई तरीके से हमें बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं, बराबर, बिजनेस चलाने में और बिजनेस में से प्रॉफिट कमाने में, यानी कि मनी जनरेट करने में या इनकम जनरेट करने के लिए वो हमारे लिए वो काम करता है, बराबर। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ है, इसे हम क्या कहेंगे? एसेट। ओके, तो एसेट का ये मीनिंग है। अब हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो एसेट का डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे जैसे मान लो कि एसेट मीन्स एनी सच टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, ये तीन चार जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चार जो नए नए वर्ड आए उसको हम डिटेल में देखते हैं। ये तो एक तो है टेंजिबल, दूसरा है इंटेंजिबल, और फिर है ये इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसको जानते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है और टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सके, जिसे हम टच कर सके। इंटेंजिबल का मीनिंग होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते,
वो भी प्रोडक्ट होती है कुछ, या कुछ आइटम ऐसी होती है जो हमें बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहती है। और तीसरी एक इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो और ओनरशिप हो ऑफ बिजनेस। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं बताया कि ओनरशिप ऑफ ऑनर, बिजनेस के ओनर की ओनरशिप नहीं है, बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए, बराबर है। मतलब बिजनेस का खुद का वो होना चाहिए। जैसे मान लो कि बिल्डिंग यहाँ पे अभी अपने एसेट के हिसाब से देखा था एग्जाम्पल में, बट अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया है और वो जो भी बिल्डिंग हम यूज़ करते हैं वो रेंट पे है तो वो एसेट नहीं है, खुद की है, ऑनरशिप है अभी बिजनेस की, तो वो एसेट है। यानी तीन आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, टेंजिबल हो इंटेंजिबल दोनों हो सकती है। दूसरा होता है ऑनरशिप होनी चाहिए, और इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि वो उसकी कुछ वैल्यू मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, तो वो कहेंगे हम उसको एसेट। अदर वर्ड्स में हम उसका बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स एसेट मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज व्हाट आर हेल्ड बाय ओनर and from which there is expectation of economic benefit to the business in the future। मीन्स के ऐसी कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो ऑनर हेल्ड करता है, मतलब ऑनर की खुद की है, और वो उससे हम ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई भी वो बिजनेस के लिए इनकम कमा के देगी, वो भी एसेट होती है। ठीक है, अब देखते हैं उसके टाइप्स। देखिए एसेट्स का अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से हम देखें तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में देखें तो यहाँ पे 3 टाइप की एसेट हम देखेंगे। फर्स्ट वन है नॉन करंट एसेट, सेकंड जो है वो है करंट एसेट, और थर्ड वन है वो है फिक्टिटियस एसेट। अब इस तीनों के बारे में डिटेल में हम जाने तो नॉन करंट और करंट ये दोनों का मतलब ये होता है, नॉन करंट हम किससे बोलेंगे तो ऐसी कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू 1 साल के अंदर चेंज नहीं होती है, मतलब उसको चेंज होने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, या वो जो भी एसेट है हमारी उसकी वैल्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म का मीनिंग यहाँ पे होता है 1 साल से ज़्यादा, तो वो सारे जो एसेट है उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट एसेट। वो करंट एसेट नहीं है इसके लिए उसको नॉन करंट एसेट ऐसा बोलते हैं, उसको लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं लैंड की वैल्यू जो है वो बहुत टाइम के बाद चेंज होती है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी सारी होती है। मतलब सेकंड वन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हमने किया, 5 साल के लिए एफडी करवा दी, 5 साल के लिए कोई कंपनी का शेयर ले लिया, 3 साल के लिए ले लिया, मतलब 1 साल से ज़्यादा, वो सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब करंट एसेट में देखें तो करंट एसेट का मतलब ये होता है कि जो कोई भी एसेट है जिसकी वैल्यू 1 साल के अंदर चेंज हो जाती है, या 1 साल के अंदर उसकी जो वैल्यू है उसमें कम ज़्यादा जो भी प्राइस बढ़ती है या कम होती है, ऐसी कोई भी एसेट है उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। यानी कि जो नॉन करंट नहीं है उसको बोलेंगे हम करंट एसेट, बराबर। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इन्वेंट्री, यानी कि जो हमारा स्टॉक होता है वो चेंज होता रहता है 1 साल के अंदर ही, कैश में भी कम प्लस माइनस होता रहता है, तो ये सारी एसेट है वो है करंट एसेट। ठीक है, थर्ड जो है वो है फिक्टिटियस एसेट। अब फिक्टिटियस एसेट्स का मीनिंग होता है, उसको हम बोलते हैं अवास्तविक मिल्कत। मतलब ये ऐसी कोई भी एसेट है, ये ऐसी एसेट है कि जिसकी हमें वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, यानी कि इसकी वैल्यू हम जो करते हैं वो 4-5 साल के अंदर जीरो होने वाली है, मतलब उसको वैल्यू नहीं मिलती है। बट ये ऐसी एसेट है जिसको हम बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी के साथ लॉन्ग टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लॉन्ग टाइम को मान लो कि 3 साल या 5 साल, और उसका जो पेमेंट है वो एडवांस हमने आज इस साल के अंदर दे दिया। अब समझो कि ये जो 3 साल के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किया, वो एडवर्टाइजमेंट कितने टाइम तक चलेगी? 3 साल तक। तो बेनिफिट हमें कितने साल तक मिलेगा? 3 साल तक। वो खर्चा भी है वो कितने साल का हुआ? 3 साल का। तो ऐसी जो खर्चे होते हैं उसको हम फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। जैसे ये 3 साल का ये हमने एडवर्टाइजमेंट का बजट किया और 3 साल के लिए हमने पेमेंट कर दिया आज ही, तो इस साल के अंदर तो हमें 1 साल का ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो 1 साल का खर्चा ही हम एक्सपेंस के तरीके से लिखेंगे। बाकी के जो बचे जो 2 साल, अगले 2 साल हमें काम आने वाले हैं,
वो जो है वो हो गएगा फिक्टिटियस एसेट, मतलब वो ऐसी वैल्यू है जिसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट उसके चलते हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। स्टार्टअप का बिजनेस होता है, स्टार्टअप का जो भी बिजनेस हम करते हैं तब वो खर्चा होता है, मतलब बिजनेस शुरू करने में जो खर्चा लगता है, कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, तो ये भी सारे जो खर्चे होते हैं उसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलने वाला है, बट खर्चा आज हो जाएगा, तो उसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे 3 या 5 साल के अंदर, जैसे जिसकी कंडीशन होती है उस हिसाब से। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे फिक्टिटियस एसेट। ठीक है, तो ये 3 टाइप की एसेट्स हमने यहाँ पे देखी ज़्यादातर। अब एसेट्स की हम मीनिंग देखते हैं, उसमें देखिए पहले सबसे पहला देखते हैं नॉन करंट एसेट। अब ये नॉन करंट एसेट क्या है, जैसे हमने डेफिनेशन में अभी मैंने समझाया आपको कि नॉन करंट एसेट का मीनिंग क्या होता है, और टाइम के हिसाब से हम करंट नॉन करंट बोलेंगे, जो 1 साल के अंदर चेंज होती रहती है उसको हम बोलेंगे करंट, और 1 साल के ज़्यादा होती है उसको हम बोलेंगे नॉन करंट। तो ये नॉन करंट जो है उसकी हम डेफिनेशन करें तो टाइम बेसिस है, लाइक नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट एसेट आर ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये लाइबिलिटी के भी बारे में हम देखेंगे, लाइबिलिटी भी एक टर्म है, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट एसेट दोनों मतलब सेम तरीके से होते हैं, और उसका पीरियड कितना होता है 1 साल से ज़्यादा। दे आर नॉन एज लॉन्ग टर्म एसेट, उसको लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं और फिक्स एसेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट गुडविल फ्रेंचाइजी एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट। अब देखो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सब आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली कि लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सारी चीज़ें उसकी वैल्यू 1 साल से ज़्यादा होती है, और उसकी वैल्यू में चेंजेस भी 1 साल के बाद आता है, बराबर। ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट गुडविल ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे एसेट है जो इंटेंजिबल है, मतलब दिख नहीं सकती हमको, उसको हम टच नहीं कर सकते, बट उसकी वैल्यू जो है वो हमें बिजनेस करने में बड़ी काम आती है। तो ये भी है, उसकी भी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। दिस एसेट्स हैव लाइफ मोर देन 1 ईयर, इसके लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। नॉन करंट एसेट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। अब देखो ये टाइप्स नहीं है, अब कैटेगरी है। टाइप्स तो कितने हैं 3। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कितने टाइप की एसेट होती है 3, नॉन करंट करंट और फिक्टिटियस। अब नॉन करंट के अंदर 2 कैटेगरी है, एक है टेंजिबल दूसरी है इंटेंजिबल। जैसे हमने एग्जांपल में देखा लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, तो ये कौन से एसेट है टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच भी कर सकते हैं, कुछ भी, बराबर। बट ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट ये एसेट है और उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल है। टेंजिबल में क्या क्या आता है, तो देखो टेंजिबल में यहाँ पे उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बराबर। जैसे कि मान लो स्पेस, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एग्जांपल में फोटो के अंदर, तो कोई ऑफिस का बिल्डिंग है या कोई ऑफिस की सप्लाईज है, मतलब वैल्यू जो भी कंप्यूटर्स हो गए इलेक्ट्रिक्स हो गया, बराबर, ये सारी चीज़ें। टेंजिबल एसेट कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल एसेट आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की एक कैटेगरी है। एग्जाम्पल दे सकते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर एटसेट्रा। अब इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल जो है वो है इट सेल्फ क्लेरिफाइज द मीनिंग ऑफ दिस एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो है वो उसकी खुद की वैल्यू वो दिखाता है, मतलब कि कैसे पेटेंट दे और कॉपीराइट। अब इसको समझते हैं क्या है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दिस कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज ज़्यादा अभी समझ में आएगी, तो मैं आपको समझाऊँ कि कंप्यूटर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सके, जिसे हम देख सके, वो सॉफ्टवेयर जो है उससे हम काम कर सकते हैं, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, उसको हम देख भी नहीं सकते सॉफ्टवेयर को, बराबर। तो सेम उसी तरीका का, जैसे ये भी एक नॉन करंट एसेट की कैटेगरी है। अब इसका एग्जांपल है ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट गुडविल। अब समझो ट्रेडमार्क क्या होता है, बराबर। तो आपने कई जगहों पे कोई ब्रांड होती है, उसका नाम आपने कहीं पे देखा हो तो उसके ऊपर आर लिखा होता है, फिर राउंड किया होता है। अगर नहीं देखा है तो आज से आप देखना शुरू करो, कहीं पे भी आप देखो, जैसे कि रिलायंस,
बराबर। अदानी, फिर मोबाइल की कंपनियां देखो आप, एयरटेल है, उसका जो लोगो होता है और उसकी जो पहचान होती है, मतलब उसका नाम, वो आपने कोई दूसरी कंपनी के लिए ऐसा देखा कभी? नहीं। तो वो उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं, मतलब उन्होंने एक अपना कोई भी वो सिंबल बनाया कि ये मेरी कंपनी का सिंबल। जैसे आप देख लोगे रिलायंस का नाम जरूरी नहीं है, आप रिलायंस का लोगो देख के आपको पता चल जाता है, उसका कलर भी देख के आपको पता चल जाता है, दूर से भी आप कार लेके जाते हो तो कि भैया रिलायंस का पेट्रोल पंप आया, बराबर। तो वो क्या हो गया, एक इमेज उन्होंने बनाई कुछ, और एक उसका सिंबल बनाया, वो उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लिया, मतलब वो उनके अलावा कोई और अभी यूज नहीं कर पाएगा उनके सेम बिजनेस के अंदर, बराबर है। तो ये होता है ट्रेडमार्क। उसके ऊपर टीएमबी कई कई बार लिखा हुआ होता है और आर लिखा होता है, तो वो जिन्होंने मतलब लिखा है वो है रजिस्टर्ड किया हो, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, उनका वो राइट हो गया, उनका वो हक बन गया कि मेरे अलावा ये जो मेरा लोगो है वो कोई और यूज कर सकेगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडमार्क। अब इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम टच भी नहीं कर सकते, बता एसेट है हमारी, क्योंकि हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, और कस्टमर के बीच हमारा जो है वो ट्रस्ट एक रहेगा। ठीक है, फिर होता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स के अंदर वो होता है कि आपने कई बुक्स देखी होगी, बुक्स आप देखोगे तो बुक्स में पहले पेज पे ही लिखा होगा छोटा सा सी करके, उसको राउंड किया होगा, वो कॉपीराइट का निशानी है। मतलब कि ये जो बुक है जिसने लिखी है, जो राइटर है उसका ही यहाँ पे उसको राइट है कि वो उसके अलावा जो भी वो पब्लिशर को बोलेगा वही उसको छाप सकेगा, उसके अलावा दूसरा कोई प्रिंटिंग कर सकेगा नहीं, और उसका दूसरी कहीं जगह पे यूज भी वो नहीं करेगा। ये कॉपीराइट्स हो गया, तो इसके भी उनको पैसे मिलते हैं, तो ये एक एसेट हो गई। ठीक है, पेटेंट है और गुडविल। गुडविल जो है, और गुडविल का मतलब होता है आपका बिजनेस की जो भी क्रेडिट, मतलब जो भी प्रेस्टीज, जो भी वैल्यू, जो ब्रांड आपने बनाई, जो आपने सालों के मेहनत के बाद कस्टमर का जो आपने ट्रस्ट जीता है, वो कई कई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको हम नाम सुन के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई उनका काम बहुत बढ़िया है। जैसे एप्पल का फ़ोन, तो उसके फीचर्स नहीं देखने होते हैं, एप्पल नाम ही काफ़ी है, बराबर। तो वो क्या है, गुडविल है। हालांकि वो बनाती फ़ोन ही है, दूसरी कंपनी भी बनाती है, बराबर, पर हमें उस पर ट्रस्ट है। क्यों ट्रस्ट है? क्योंकि उनका इस तरीके से काम है और उस तरीके से उन्होंने अपनी एक गुडविल बनाई है, उससे बोलते हैं गुडविल। अब वो गुडविल की वैल्यू किस तरीके से मिलती है, तो उन्होंने जितने साल बिजनेस किया, जितने सालों का बिजनेस करने के बाद उन्होंने मार्केट में अपना खुद का नाम बनाया, अब वो नाम दूसरा कोई ले तो उनका सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अब वो उसको नाम देने के भी उसको पैसे मिलते हैं। जब वो पूरा बिजनेस सेल कर देंगे किसी के नाम पे, तो बिजनेस की वैल्यू तो मिलेगी, प्लस उन्होंने जो मेहनत की है और जो नाम बनाया उसका भी वैल्यू मिलेगी, और उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं हम गुडविल। तो ये होती है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कितने टाइप के एसेट होती है, आपको कितने लिखने हैं? 3, नॉन करंट, करंट और फिक्टिटियस। अब नॉन करंट के कितनी कैटेगरी है? 2, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, चलिए ये भी हमने देख लिया टेंजिबल इंटेंजिबल। अब देखते हैं आगे करंट एसेट। करंट एसेट उसको बोलते हैं हम जिसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल के अंदर की होती है, लेस देन 1 ईयर, और उसको जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और डे टू डे ट्रांजेक्शन बिजनेस के जो होते हैं उसमें ये एसेट यूज होती है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया। उसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। अब ये जो वर्ड है टर्म यहाँ पे डेटर, वो हम टर्म के अंदर पढ़ेंगे, डेटर्स क्या होता है उसका हम टर्म देखेंगे। बिल्स रिसीवेबल उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझना है कि ये जो है वो करंट एसेट है, बराबर। रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड का स्टॉक, ये सारी जो है वो करंट एसेट है। अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इज नॉन एज गुड्स। अब ये ध्यान में रखना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी प्रोडक्ट एसेट नहीं है। एसेट के लिए 3 चीजें याद रखनी है। कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी आइटम जो है वो एसेट तब होगी जब वो बिजनेस की ओनरशिप में होगी, सबसे पहला ये। दूसरा, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, बराबर। और तीसरा, वो बिजनेस को
चलाने के लिए हेल्प करती होनी चाहिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। बराबर, वो जो चीजें होती है उसको हम बोलते हैं एसेट। उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, ये भी हम कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं उसके बिना बिजनेस चलता है, पर उसको यूज करने से बिजनेस में हम अर्निंग ज्यादा कर सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं, वही एसेट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया कि प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इन नॉन एज गुड बिजनेस, गुड्स बिजनेस, मतलब कि जो चीजों का आप व्यापार करते हो, आप ट्रेड करते हो, उसको गुड्स बोलेंगे, उसको एसेट बोलेंगे नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है। अब इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वहां पे वो कंप्यूटर भी रखता है, टीवी भी रखता है, फ्रिज भी रखता है, वॉशिंग मशीन भी रखता है। ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए क्या है, गुड्स। क्यों? क्योंकि उसको बेचने के लिए लाया है। अब उसके शोरूम में उसने जो फर्नीचर बनवाया, उसने बिलिंग के लिए जो कंप्यूटर रखा अपने यूज करने के लिए, जो एसी लगवाए, जो लाइटिंग लगवाई, वो सब उसके लिए क्या है, एसेट। अब समझ में आया? तो अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज डन बाय बिजनेस इज नॉन एज गुड्स, ये एसेट नहीं है। ठीक है, जैसे देख लो, ग्रेन्स इज अ गुड्स फॉर द बिजनेसमैन ऑफ ग्रेन्स। जो कोई अनाज का व्यापारी है तो उसके लिए अनाज जो है वो गुड्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब होता है, वो भी एक सब कैटेगरी है करंट एसेट की। जैसे नॉन करंट की कैटेगरी कितनी थी, दो, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब करंट की एक कैटेगरी हम देखते हैं, लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट का मतलब ये नहीं कि जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो लिक्विड, बराबर, ये हमें आप अर्थ का अनर्थ मत कर देना। लिक्विड एसेट वो होती है जिसे हम बोलते हैं कि ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक के बिना जितनी भी करंट एसेट है वो सारी लिक्विड एसेट है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट को जितनी जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सके उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। जैसे देखो, इजीली उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, बराबर। तो ये सारी जो होती है उसको बोलते हैं हम लिक्विड एसेट। स्टॉक के बिना, स्टॉक को जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। This asset excluding stock can be converted into cash quickly. It means in short period, very short period. जैसे कि मान लो कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया, तो इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट हम करंट एसेट बोल सकते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म का नहीं है तो हमने बेच दिया तो तुरंत पैसे मिल जाएंगे, वो लिक्विड एसेट है। डेटर्स और बिल रिसीवेबल, इसको हम कह सकते हैं लिक्विड एसेट। कैसे? डेटर्स मतलब वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है। अगर पैसे लेने हैं तो हमने कलेक्शन के लिए डिमांड की, उनने पैसा दे दिया, हो गया लिक्विड एसेट। बिल्स रिसीवेबल भी एक उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पैसे, जो भी हमें जिसके पास पैसे लेने हैं उसके हम पैसे मांग सकते हैं, तो वो है लिक्विड एसेट। जितना जल्दी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके उससे। अब आता है रियल एसेट। रियल एसेट मीन्स एसेट्स दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी। रियल एसेट का मतलब होता है कि जिसके रियल में वैल्यू होती है। चलो एग्जांपल देखते हैं। फिजिकल आइटम्स होती है पहले, तो वो क्या होता है, फिजिकल आइटम। इनबिल्ट वैल्यू और डायरेक्ट यूज। जैसे देखो एग्जांपल, फिजिकल आइटम्स मतलब बिल्डिंग, इनबिल्ट वैल्यू मतलब प्रेसियस स्टोन, जैसे डायमंड होता है वैसे कोई भी स्टोन होते हैं वो, और डायरेक्ट यूज का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर। फिजिकल आइटम्स और इसकी बिल्ट वैल्यू और डायरेक्ट यूज मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, या फिर उसको हम कुछ करके उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बना सकते हैं, या फिर उसकी कुछ वैल्यू एडिशन करके हम उसको यूजेबल बना सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज, बराबर। और उसकी मार्केट वैल्यू होती है, मतलब मार्केट की वैल्यू उनकी होती है मार्केट में। दिस मीन इट्स हैज रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उसको जब बेचने जाए तो वैल्यू मिलेगी, और जितनी हमने खर्चा किया था उससे ज़्यादा ही मिलेगी। दिस एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसी भी एसेट हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर। और ये जो है वो टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, एंड करंट एसेट भी
हो सकती है, मतलब करंट एसेट की एक कैटेगरी ही है। जैसे मान लो ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क हमने किसी को बेच दिया, हम बेच सकते हैं तो बेच दिया, या किसी को हमने यूज़ करने के लिए दिया तो पैसे मिलेंगे। राइट दिया हमने उसको, परमिशन दी, बराबर, तो पैसे मिलेंगे। तो वो है इंटेंजिबल, बट उसको हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया, बराबर है, तो वो इस तरीके से हो गई रियल एसेट। फ्रॉम सेल ऑफ सच एसेट इफ मनी कैन बी रियलाइज देन आर नो एज रियल एसेट। ऐसी कोई भी एसेट जो है जिसको हम बेच के कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली मनी ले सकते हैं, तो उसको हम रियल एसेट बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं लास्ट, जो थर्ड पार्ट हमारा था वो फिक्स्ड एसेट। इसके पहले कितने टाइप है? 3, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट की 2 कैटेगरी है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। करंट एसेट की 2 कैटेगरी हो गई, लिक्विड एसेट और रियल एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जितना जल्दी हम उसको केस में कन्वर्ट कर सके वो, और रियल एसेट का मतलब होता है कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है उसको बेच के हम तुरंत कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली मनी जनरेट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट मैंने पहले ही आपको समझाया, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और ज़्यादातर ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलने वाला है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे एग्जांपल दिया था ना, 3 साल के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब वो 3 साल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके उसको हम एक्सपेंस के तरीके से लिखते जाएंगे, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो। उसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये जो है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, मतलब रेगुलर एक्सपेंस होने वाला एक्सपेंस नहीं है। बहुत बड़ा एक्सपेंस जब हमने कर दिया, लॉन्ग टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तब उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड फॉर मोर देन 1 ईयर। ऐसे कोई एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, वैसे एक्सपेंस को हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। और रिटर्न ऑफ, अब ये रिटर्न ऑफ क्या है इसको समझते हैं। दिस अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ना कि 3 साल के लिए खर्चा किया, हम हर साल के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको प्रॉफिट में से माइनस करते जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। एवरी ईयर प्रीडिटरमाइंड अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एंड शोन एज एक्सपेंस। एवरी ईयर हम कुछ ऐसे अमाउंट फिक्स करेंगे और उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, मतलब उसको प्रॉफिट में से माइनस करते जाएंगे। अब इसके जो एग्जांपल है वो है शेयर और डिबेंचर। ये कंपनी के लिए काम आता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, 12th में आपका वो पूरा चैप्टर आता है, उसमें आप पढ़ोगे। और दूसरा कि मैनेजमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आप कंपनी फॉर्म जब पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। तो शेयर और डिबेंचर का इश्यू करने का कॉस्ट जो होता है, जो खर्चा होता है, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब होता है कि जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी उसको बोल सकते हैं, जब बिजनेस शुरू करने के लिए जो खर्चा किया वो। शेयर और डिबेंचर का डिस्काउंट, और लॉन्ग टर्म के लिए और बड़े खर्च के बड़ा कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया एडवर्टाइजमेंट का, तो उसको भी हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, स्टार्टअप का कोई भी, मतलब स्टार्टअप करते टाइम हमने जो खर्चा किया वो आ जाता है इसमें, बराबर। फिक्स्ड एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस और एक्सपेंस जो है वो हम एक्सपेंस के पार्ट में देखेंगे, वहाँ पे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने देखा एसेट्स के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था जिसमें बहुत सारी कैटेगरी थी, बहुत सारे टाइप्स थे, हर एक को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब आपका काम है कि इसको आप अच्छे से नोट्स बना लो और अच्छे से आप समझ के पढ़ लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कोई टर्म्स के साथ, नई एक डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।